चलिए आगे बढ़ते हैं और रेफरेंस कैलेंडर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जो टर्म लिखा गया है रेफरेंस, इसका मतलब क्या है। तब हमारे लिए इसके क्वेश्चन को समझना ज्यादा आसान होगा। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो पूछा जाता है कि भाई किसके रेफरेंस से आए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसको जानते हो जिसने आपको यहाँ पे रिफर किया है। इन द सिमिलर मैनर यहाँ भी वही होगा कि भाई आपको एक डेट दी जाएगी, मान लेते हैं कि आज की डेट, जैसे आज 6 जनवरी 2026 है। और आज के दिन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इट इज ट्यूसडे टुडे। आज का दिन कौन सा है? ट्यूसडे है। अब मान के चलो आपको पूछा जाता है कि भाई 6 जनवरी 2026 अगर ट्यूसडे है तो आप ये बताओ कि 6 जनवरी 2042 या 2047 2047 कौन सा दिन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको आज के डेट का रेफरेंस दिया गया है और आज का दिन बताया गया है और इसी के रेफरेंस में आपको 6 जनवरी 2047 के बारे में पूछा गया है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना। कैसा नहीं होगा? कुछ इस प्रकार कि यहाँ पे आपको डेट 6 और 6 सेम नजर आ रहा होगा, मंथ भी जनवरी और जनवरी सेम नजर आ रहा होगा। सिर्फ आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा होगा वो डिफरेंस आपको सिर्फ ईयर में नजर आ रहा होगा। क्या हमेशा ऐसा होगा? नो। इसका मतलब कि रेफरेंस कैलेंडर में भी अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक दूसरा पैटर्न और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मेरे भाई 6 जनवरी 2026 आज का दिन अगर मंगलवार है और आपको ये पूछ लिया जाए बताओ इस साल हम लोग कौन से दिन 15 अगस्त मनाएंगे, मतलब 15 अगस्त 2026 कौन सा दिन होगा। तो वेरी ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या फील होगा कि भाई यहाँ पे एक ही साल के दो अलग अलग डेट के बारे में बात की जा रही है। इट मीन्स हियर द ईयर इज सेम, डेट इज डिफरेंट एंड मंथ इज डिफरेंट, मतलब कहीं ना कहीं इससे ये कुछ अलग है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि डेट भी अलग हो, महीना भी अलग हो और साल भी अलग हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए कि भाई आज का डेट मान लो 6 जनवरी 2026 आज ट्यूसडे है और आपको ये पूछा जाता है बताओ हमारा देश कौन सा दिन आजाद हुआ था, मतलब 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। तो यहाँ पे आपको डेट भी अलग नजर आएगा, मंथ भी अलग नजर आएगा और आपको ईयर भी अलग नजर आएगा। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं हुआ सर कि यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चन डेवलप होंगे। पहला वेराइटी जहाँ पे आपका ईयर सिर्फ अलग होगा, डेट और मंथ सेम होगा। दूसरा वेराइटी जहाँ पे ईयर आपका सेम होगा, डेट और मंथ अलग अलग होगा। और तीसरा वेराइटी जहाँ पे आपका डेट मंथ और ईयर तीनों अलग अलग होंगे। यस, यहाँ पे तीन अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहला जो पैटर्न है उसी के साथ शुरुआत करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रखा है और उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ इट इज फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 2003, अगर 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को आपको दिया गया है कौन सा दिन है? फ्राइडे। और आपको पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा ये आपको पूछा जा रहा है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब खुद सोच के देखो, अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें देख रहे थे कि भाई जहां पे भी हमें एक के रेफरेंस में किसी और को निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते थे। और टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करते थे। अगर डेट आगे जा रहा है तो प्लस करते थे और डेट पीछे जा रहा है तो माइनस करते थे। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 15 अगस्त 2003 से लेकर के 15 अगस्त 2015 के बीच में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना होगा। और आपको पता है हमारे पास दो तरह के साल होते हैं, एक होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, दूसरा होता है नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं। अगर हम लोग बात करें लीप ईयर के बारे में तो लीप ईयर में 366 दिन। सर एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होगा? 366 को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डे होगा। तो जब आप 366 को 7 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द रिमाइंडर एज 2। इसका मतलब क्या हुआ? एक लीप ईयर में दो ऑड डे होगा। लेकिन जब आप 365 को 7 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द रिमाइंडर एज 1। इसका मतलब क्या हुआ? एक नॉर्मल ईयर में हमारा जो ऑड डे आएगा वो 1 आएगा। अब आपका टोटल टारगेट क्या है?
कि टोटल आपको जितने का ड्यूरेशन है, जितने का गैप है, उसमें कितना ऑड डे आ रहा है ये कैलकुलेट करना। उसके बाद अगर और डेट आगे जा रहा है तो प्लस कर दो, डेट पीछे जा रहा है तो माइनस कर दो। सब आसान सा तरीका निकालने का। कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व करो, दोनों के बीच में 2003 2015 कितने सालों का डिफरेंस है। उधर से 7 इधर से 5, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 12 साल 12 ईयर का डिफरेंस है। लेकिन आपको मेरे भाई ये पता है, ये 12 सालों में हर साल जो है नॉर्मल ईयर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, लेकिन लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है? 2। इसका मतलब ये 12 साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होगा, एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होगा। उसी हिसाब से आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। अब आप ऑब्जर्व करो ना यार, 2003 से लेकर के 2015 तक कितने लीप ईयर हैं? 2003 से आगे आप बढ़िएगा 2004, ये एक आपको पहला लीप ईयर नजर आएगा। उसके बाद आप 4-4 साल ऐड करते जाओ, कहां तक? 2015 तक। तो 2004 के बाद आपको अगला लीप ईयर नजर आएगा 2008, और इसके बाद अगला लीप ईयर नजर आएगा 2012। अब इससे आगे तो 2016 आएगा, लेकिन ये 2015 के बाद आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2003 से लेकर के 2015 तक टोटल कितने लीप ईयर हो गए? 3 लीप ईयर हो गए। अब खुद आप इमेजिन करके देखो, अगर टोटल 3 लीप ईयर आ रहा है, 12 में से लीप ईयर कितने हो गए? 12 में से लीप ईयर हमारा हो गया 3, और नॉर्मल ईयर के बारे में बात करें तो इट विल बी 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9। मतलब नॉर्मल ईयर हमारे कितने होंगे? 9 होंगे। अब आप खुद इमेजिन करो कि भाई 12 में 3 लीप ईयर, नॉर्मल ईयर कितने हो गए? 9। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी अभी आपने देखा, एक लीप ईयर में कितना ऑड डे? 2। एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे? 1। तो टोटल लीप ईयर 3 है, सो इट विल बी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे एक नॉर्मल में ईयर में एक होता है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो टोटल ऑड डे कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। मतलब टोटल जो ऑड डे आ रहा है 15 अगस्त 2003 से लेकर के 15 अगस्त 2015 तक, वो कितना आ रहा है? 15। अब आपको पता है इस 15 का क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 1। अब आपको ये ध्यान देना है, ये +1 होगा कि -1 होगा। अब सर ये 1 कैसे आया? अरे भाई 7 से डिवाइड किया आपने, 7 टू द 14, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। अब ये प्लस होगा कि माइनस, ये डिपेंड करेगा डेट आगे जा रहा है कि पीछे। आगे जा रहा है तो प्लस, और पीछे जा रहा है तो माइनस। इमेजिन करो, आपको 15 अगस्त 2003 पता है फ्राइडे, आपको 15 अगस्त 2015 निकालना है, तो 2003 से तुम पहुंच रहे 2015 में, तो 100% आप आगे जा रहे हैं। जब आगे जाएंगे तो हमें क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो वेरी ऑब्वियस ये +1 होगा, और जब आप फ्राइडे में +1 करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज सैटरडे। मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है? सैटरडे आ रहा है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर हमने तो एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ा है, आपने तो वो बताया नहीं। बिल्कुल वो भी बताएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि नॉर्मल कंडीशन ना दी हुई हो, आपको दिया गया हो कि लीप ईयर हर 4 साल की जगह 8 साल में आता है, वीक में 7 दिन की जगह 6 दिन होते हैं, तब आपको नॉर्मल कंडीशन से ही क्वेश्चन बनाना होगा। लेकिन जब सारी चीजें नॉर्मल दी हुई हो कि भाई जो आपका एक साल में नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 होता है, वीक में 7 दिन ही होते हैं, जनरली लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। मतलब इस तरह का अगर सिचुएशन दिया हो तो आप शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है? इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। अगर हम लोग बात करें इसी चीज को शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि 15 अगस्त 2003 फ्राइडे है, 15 अगस्त 2003 इज फ्राइडे, और आपको ये पूछा गया है कि 15 अगस्त 2015 कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2015 कौन सा दिन होगा पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है डिफरेंस प्लस लीप ईयर। दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, प्लस लीप ईयर ऐड कर दो, यहीं से आपको ऑड डे मिल जाएगा। अब देखो मेरे भाई 2003 2015 कितने साल का डिफरेंस है? 2015 माइनस 2003 जब आप करेंगे, यू विल गेट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 12 इयर्स। और लीप ईयर कितना होगा? 2003 के बाद पहला लीप ईयर 4, फिर 2008 और 2012, 3 लीप ईयर होंगे, तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। देखो यहाँ भी 15 आया और यहाँ भी कितना आया था? 15 ही आया था।
चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो। अब आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टू ज़ 14, आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 1, और यही आपका ऑड डे कहलाएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेट आगे जा रहा है तो प्लस और पीछे जा रहा है तो माइनस। ऑब्जर्व करो, 15 अगस्त 2003 दिया है, आप 2015 की तरफ बढ़ रहे हो तो 100% ये आगे जा रहा है, और आगे जा रहा है तो प्लस करेंगे। सो जब आप +1 कीजिएगा फ्राइडे में, तो फ्राइडे +1 इज इक्वल टू सैटरडे। इसका मतलब 15 अगस्त 2015 कौन सा दिन था, सैटरडे था। दैट इज ऑप्शन नंबर टी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब चॉइस आपकी है, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और सारे बच्चे इस चीज को नोट करेंगे। ओके, अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इफ इट वाज फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 2003 देन व्हाट डे वुड इट बी ऑन 15 अगस्त 2015। अच्छा, अभी हमने ये सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगला सवाल, इफ इट वाज सैटरडे ऑन 10 जनवरी 2010, 10 जनवरी 2010 को आपको बोला गया है कि सैटरडे है। 10 जनवरी 2010 को आपको बोला गया है कौन सा दिन है, इट इज सैटरडे। और आपको क्या निकालने बोला गया है कि 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। मैंने अभी ही बताया कि भाई अगर आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है, बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है आपको, डिफरेंस प्लस लीप ईयर, डिफरेंस प्लस लीप ईयर। चेक करो 2010 और 2029 कितने सालों का गैप है, क्लियर दिख रहा है, देयर इज अ गैप ऑफ 19 ईयर्स। इसके बाद आप क्या ऐड कीजिएगा, लीप ईयर। अब मेरे भाई 2010 के बाद सबसे पहला लीप ईयर क्या आएगा, 2012, फिर क्या आएगा 2016, फिर क्या आएगा 2020, फिर क्या आएगा 2024, फिर क्या आएगा 2028। मतलब कितने हो गए, 3 + 2 = 5, और 19 + 5 = 24। 24 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 3 = 21। तो फाइनली आपका ऑड डे कितना बच रहा है, 3। प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, डेट आगे बढ़ रहा है तो प्लस और पीछे जा रहा है तो माइनस। ऑब्जर्व करो 2010 आपको पता है आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है 2029 की तरफ, मतलब 100% आपको क्या करना है, प्लस करना है। अब ऑब्जर्व करिए मेरे भाई, सैटरडे में +3 कीजिएगा, क्या आएगा, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसका मतलब 10 जनवरी 2029 कौन सा दिन आएगा, ट्यूसडे आएगा। वेरी इजी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देखो रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस आपको समझ लेना है। देखो अभी तक मैंने कोई भी लीप ईयर नहीं लिया है, अब हम लोग लीप ईयर के देखते हैं ताकि आपका उसमें भी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सर अगर लीप ईयर आएगा तब क्या होगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अच्छा ये भी एक नॉर्मल ईयर का है, एक लीप ईयर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये वाला। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको कि इफ इट वॉज संडे ऑन 20 Feb 2004, 20 फरवरी 2004 को आपको कौन सा दिन दिया गया है, संडे। और आपको क्या पूछा गया है कि 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें कंसेप्ट क्या बोलता है, आपको क्या लेना है, डिफरेंस प्लस लीप ईयर लेना है। डिफरेंस देखो 2020 2004 कितने साल का है, 16 साल का, प्लस अब लेना है लीप ईयर। अब सारा का सारा खेल किसमें होगा, लीप ईयर। ऑब्जर्व करो 2004 2020, जब आप इसे केयरफुली समझेंगे तो सबसे पहला लीप ईयर आपके मन में आएगा 2004, फिर अगला आएगा 2008, फिर अगला आएगा 2012, फिर अगला आएगा 2016, फिर अगला आएगा आपका 2020। अब देखो यार, देखा जाए तो खेल जो है वो यहीं पे है, 2004 में खेल है और 2020 में खेल है, क्योंकि ये तो काउंट होना ही है, ये भी होना है, ये भी होना है। बस कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये होगा कि सर 2004 को काउंट करेंगे कि नहीं और 2020 को काउंट करेंगे कि नहीं। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, वो कोई भी साल जिसका 29 फरवरी हमारे कैलेंडर से क्रॉस कर रहा हो, उस साल को हम लोग एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे। 29 फरवरी 29 फेब क्रॉस करना चाहिए, 29 फेब क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो भाई गुजरना चाहिए। अगर कहानी 29 फरवरी पे रुक गई तब भी हम लोग उसको एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे,
अगर 29 फरवरी उस साल का क्रॉस कर गया तभी हम उसको एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे। अब आप खुद सोचो कि क्या 2004 का 29 फरवरी हमारे कैलेंडर के बीच में आ रहा है? यस। अरे मेरे भाई, 20 फरवरी 2004 आया होगा, 2005-6 तब तो 20 तक पहुंचा होगा, और 2005 पहुंचने के लिए इसका 29 फरवरी 100% हमारे कैलेंडर के बीच में आया होगा। किसका? 2004 का। इसका मतलब क्या हुआ? कंसेप्ट बोलता है कि अगर गिवन ईयर का 29 फेब हमारे कैलेंडर से गुजर रहा है तो उसे लीप ईयर काउंट करना है। तो 29 फरवरी 2004 क्लियरली हमारे कैलेंडर से क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई 2020 के बारे में, तो आप एक बात बताइए कि कहानी रुक गई है 20 फरवरी 2020 को, तो 29 फरवरी तो इसके बाद ही आएगा ना। इसका मतलब 29 फरवरी 2020 हमारे कैलेंडर में क्रॉस नहीं हो रहा। अगर 29 फरवरी 2020 हमारे कैलेंडर में क्रॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पे 2020 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। लीप ईयर वो है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में ये एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो टोटल लीप ईयर कितना आ गया मेरे भाई? 3 और 1 4, तो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 टू 14, मतलब ऑड डे फाइनली कितना आ गया? 6 आ गया। अब प्लस करेंगे कि माइनस, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेट आगे जा रहा है तो प्लस और पीछे आ रहा है तो माइनस। अब आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि भाई यहाँ पे 2004 पता है, 2020 निकालना है, डेफिनेटली आगे आ रहा है, तो आप +6 करोगे। और आपको एक शॉर्ट फॉर्म पता है मेरे भाई, क्या? कि +6 के जगह और आप क्या कर सकते हो? -1 कर सकते हो। तो जब आप संडे में -1 करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज सैटरडे। या तो आप -1 करो, +6 करो, दोनों ही केस में आपको आंसर क्या मिलेगा? सैटरडे ही मिलेगा। इज इट क्लियर विद एवरीवन? तो लीप ईयर के कंसेप्ट में ध्यान देना है कि 29 फरवरी हमारे कैलेंडर से क्रॉस करना चाहिए, तभी हम उसे एज ए लीप ईयर काउंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, अगला सवाल। अगर आप लोग इतना कहानी समझ रहे हैं तो सिर्फ आप ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके एक बार आप कमेंट में टाइप करेंगे। ओके, आई होप मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। एक बार देख लेते हैं कि कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। इफ इट इज संडे ऑन 20th मार्च 2024, 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन दिया गया है? संडे। और आपको यह पूछा गया है कि 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ही चीज है, क्या निकालना है? डिफरेंस प्लस लीप ईयर। क्या लेना है आपको? डिफरेंस प्लस लीप ईयर। डिफरेंस कितने सालों का आ रहा है? 12 24, मतलब 12 सालों का, प्लस लीप ईयर। अब लीप ईयर में कहानी कहां से शुरू हो जाएगी आपकी? पहले लेंगे 2012, फिर लिखेंगे 2016, फिर लिखेंगे 2020। अब सिर्फ ट्विस्ट आपको दो ही जगह नजर आएगा, ठीक है? 2012, उसके बाद 2016 और 2020। ट्विस्ट आपको कहां पे नजर आएगा? कि भाई इन दोनों में से अगर हम लोग बात करें तो 2016 तो काउंट होना ही है, 2012 होगा कि नहीं, 2016 होगा कि नहीं। ऑब्जर्व करो कि कहानी शुरू हुई 20 मार्च 2012 को, और कहानी आगे बढ़ रही है 20 मार्च 2020, और एक और आएगा 20 मार्च 2024 तक भी जाएगा, ठीक है? तो 20 मार्च 2012 को कहानी शुरू हुई, फिर ये आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? कि 2012 का फरवरी हमारे कैलेंडर में आया ही नहीं। और जब 2012 का फरवरी हमारे कैलेंडर में नहीं आया, तो 29 फरवरी आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब वेरी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारा 2012 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे 2024 के बारे में, तो 2024 ऑब्जर्व करो, 2024 का 20 मार्च है मेरे भाई। इसका जनवरी फरवरी गुजरा होगा तभी तो मार्च आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि 2024 का 29 फरवरी हमारे कैलेंडर से क्रॉस किया होगा। अब क्रॉस किया होगा, इसका मतलब ये काउंट होगा। तो टोटल कितने ईयर काउंट होंगे? 3। तो 12 + 3 कितना हो गया? 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू 14, रिमाइंडर कितना बचा? 8। प्लस या माइनस ये ऑब्जर्व करो। 2024 आपको पता है संडे, 2012 चाहिए, मतलब आप पीछे जा रहे हैं, तो संडे से -1 करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज सैटरडे। वेरी इजी। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। यस नो? ओके, जल्दी से इसे नोट कीजिएगा और हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए टाइप 2 को सॉल्व करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग रेफरेंस कैलेंडर के टाइप 2 को डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में मैंने बताया था आपको कि भाई ईयर सेम होगा, सिर्फ डेट और मंथ अलग-अलग होगा। मतलब कि एक साल के 2 अलग-अलग डेट की बात की जाएगी। फॉर एन एग्जांपल अगर हमें पूछा जाता है, मान लेते हैं कि आज 4 जनवरी 2026 है और आज का दिन है संडे। और आपको अगर किसी ने पूछ दिया कि बताओ इस साल 15 अगस्त हम लोग कब मनाएंगे 2026 में इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे? इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। देखिए जब भी बात की जाती है आपका ईयर सेम रहेगा और डेट और मंथ अलग अलग होगा तो यहाँ पे भी आपको टोटल ऑड डे निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पे ऑड डे निकालने का तरीका अलग होता है। क्या तरीका होगा कि आपको जहां से कैलेंडर का मंथ दिया गया है, जिस भी सीक्वेंस में आपको वहां से लेकर के एंड तक पहुंचना है। जैसे इसमें कैलेंडर की शुरुआत जनवरी में हो रही है, खत्म अगस्त में हो रहा है, तो आप जनवरी से लेकर के अगस्त तक चलेंगे। पहले आपने जैन लिखा, फिर फेब, उसके बाद आएगा मार्च, उसके बाद आएगा अप्रैल, उसके बाद आएगा मई, फिर आएगा आपका जून, फिर आएगा आपका जुलाई, फिर आएगा आपका अगस्त। ठीक है, क्योंकि अगस्त में हमारा कैलेंडर क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। इज इट क्लियर? यस नो? अब सर क्या हमें इतना लंबा लिख के सॉल्व करना होगा? नो। अभी बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वेरी इजीली विद इन अ कपल ऑफ सेकंड आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब जब पूरा जनवरी टू अगस्त आप पहुंच गए तो खेल सिर्फ दो जगह होगा। एक होगा जनवरी में और दूसरा खेल आपका होगा अगस्त में, और बाकी जगह कोई खेल ही नहीं है। तो सर बाकी जगह क्या करेंगे? बाकी जगह आपको पता है। अब आपको ये बेसिक फंडा पता है, हमारे पास टोटल 4 तरह के महीने होते हैं। एक में 28 दिन होता है, एक में 29 दिन होता है, एक में 30 होता है, एक में 31। फरवरी की बात करें तो कभी 28 का, कभी 29 का। नॉर्मल बाकी साल की अगर हम लोग बात करें, जैसे अप्रैल हो गया 30 का, अगर हम लोग जनवरी की बात करें, दिसंबर की बात करें 31 का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सा महीना 30 का, कौन सा महीना 31 का। वो बचपन की घड़ी याद कर लेना, जब आप ऐसे काउंट करते थे। ऊपर जो आएंगे वो 31 के और जो नीचे गड्ढे में आएंगे वो 30 के। जैसे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो जो ऊपर आ रहे हैं वो सारे 31 के, और बचे हुए दिन आपके 30 का, फरवरी लीप ईयर 29 का, और नॉर्मल ईयर 28 का। अब इन द सिमिलर मैनर ऑब्जर्व करो यार, कोई महीना अगर 28 का है, ऑड डे कितना होगा? सर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जब आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, मतलब ऑड डे कितना? 0। कोई महीना 29 का 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना? 1, तो ऑड डे 1। कोई महीना 30 का तो रिमाइंडर 2, ऑड डे 2। कोई महीना 31 का, रिमाइंडर 3, तो ऑड डे कितना? 3। तो आपको बाकी रिस्पेक्टिव महीनों में उनके ऑड डे लिख देने हैं। द स्टोरी इज वेरी सिंपल, राइट। अब बस खेल कहाँ होगा? पहला महीना और लास्ट महीने में। पहले महीने में क्या खेल है कि भाई आपको बचे हुए दिन का ऑड डे लिखना है। बचे हुए दिन का ऑड डे। आजकल बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा इसी लैंग्वेज में समझते हैं, राइट। मैं अभी लिखूं कि भाई रिमेनिंग डेज के ऑड डेज निकालना है, आप चैट करते हो इसी लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में समझो कि बचे हुए दिन का आपको क्या निकाल लेना है? ऑड डे निकाल लेना है। सर कौन से बचे हुए दिन? अब मेरे भाई जनवरी में टोटल कितना दिन आपका खत्म हो चुका है? 4 दिन। अब टोटल जनवरी आपको पता है 31 दिनों का होता है। 31 दिनों में अगर आपके 4 दिन चले गए तो कितने दिन बच गए? 27 दिन। तो यही 27 बचे हुए दिन हैं। अब 27 दिनों का जब आप ऑड डे निकालोगे तो क्या होगा? 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, मतलब कितना बच गया? 6 बच गया। तो यहाँ पे आपका ऑड डे कितना आ गया? 6 आ गया। अगर हम लोग बात करें लास्ट महीने की, अगला खेल कहाँ होगा? लास्ट महीने में। लास्ट महीने में तो कोई खेल ही नहीं है, आपको जो गिवन डेट दिया गया है उसी का ऑड डे। ठीक है, गिवन डेट आप ऐसा लिख सकते हैं, ऑड डे ऑफ गिवन डेट। जो आपका गिवन डेट है उसी का ऑड डे। तो कौन सा गिवन डेट है? 15 अगस्त, 15 तारीख दिया गया है, और 15 का ऑड डे निकालिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू 14, कितना बच गया? 1। सो द ऑड डे विल बिकम 1। अब आपको बस दो ही जगह ध्यान रखना है, लास्ट महीना में गिवन डेट का ऑड डे, और अगली ध्यान कहाँ रखनी है? पहले महीने में रिमेनिंग डेज का ऑड डे। तो टोटल जनवरी में 31 दिन होते हैं, 4 दिन चला गया, 31 माइनस 4 दैट इज 27। 27 का कितना ऑड डे हो गया? 6। तो आपको 6 लिख देना है। बाकी बीच के महीनों में ये वाली कहानी जो अभी आपने सीखा।
अब आपको पता है मेरे भाई 2026 क्या ये लीप ईयर है? नो, इट इज अ नॉर्मल ईयर। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो फेब में कितना दिन होगा? 28 डेज। और फेब में अगर 28 डेज होंगे तो ऑड डे हो जाएगा 0। मार्च आपका कितने दिन का होता है? 31 का, ऑड डे हो गया 3। अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिनों का, ऑड डे हो गया 2। मई होता है 31 दिनों का, ऑड डे हो गया 3। जून होता है आपका 30 दिनों का, ऑड डे हो गया 2। और जुलाई आपका होता है 31 दिनों का, तो आपका ऑड डे हो गया 3। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? सर अब हमें सबको जोड़ना चाहिए, ये सारे ऑड डे को जोड़ दो। जब आप ऐड करेंगे 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 3 19 और 19 + 1 कितना हो गया? 20। चलिए एक बार और चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 3 19 और 19 + 1 20। टोटल ऑड डे 20 अगर आ रहा है, अब आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, कितना बच गया? 6 बच गया। मतलब फाइनली आपके ऑड डे कितने आ गए? 6। अब इसको प्लस करेंगे कि माइनस? फिर वही कहानी, डेट अगर आगे जा रहा है तो प्लस और डेट पीछे जा रहा है तो माइनस। वेरी सिंपल, राइट। तो अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व कीजिएगा तो डेट आपका कहाँ जा रहा है? आप देखिए 4 जनवरी 2026 पता है, 15 अगस्त 2026 निकालना है तो आगे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? +6। अब कहानी सिंपल है, या तो +6 करो या तो -1 करो। आप अगर संडे में तो -1 करेंगे तो क्या आएगा? सैटरडे। इसका मतलब इस साल आप इंडिपेंडेंस डे कब मनाने वाले हैं? सैटरडे को मनाने वाले हैं। वेरी सिंपल। चलिए, अगर आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा है तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट। इफ 30 अप्रैल 2004 वाज अ सैटरडे, 30 अप्रैल 2004 अगर सैटरडे था, 30 अप्रैल 2004 2004 अगर कौन सा दिन था? सैटरडे। और आपको ये निकालना है कि 25 जनवरी 2004 कौन सा दिन था। अगेन आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ईयर सेम है, डेट और मंथ अलग अलग है, मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि कैलेंडर में जो आपको महीने दिए गए हैं, कैलेंडर के सीक्वेंस के हिसाब से जो पहले आता है और जहां तक चल रहा है वहां तक लिख दो। मतलब सबसे पहले जनवरी आएगा, कहानी कहाँ रुकेगी? जाके अप्रैल में। तो सबसे पहले आपने जनवरी लिखा, फिर आपने फेब लिखा, फिर आपने मार्च लिखा और फिर आपने अप्रैल लिखा, राइट। मैंने आपको बताया था कि भाई खेल कहाँ होगा? 2 जगह, एक आपका पहला महीना और दूसरा आपका खेल कहाँ पे होगा? लास्ट महीना। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट महीने की, तो फर्स्ट महीने में क्या खेल होता है? ऑड डे आपको कैलकुलेट करना है, कौन से दिनों का? रिमेनिंग डेज का। तो आप क्या लिखिएगा? ऑड डे ऑफ रिमेनिंग डेज, जो बचे हुए दिन है, जो रिमेनिंग डेज हैं, उसका आपको ऑड डे निकाल लेना है। क्लियर है? अब सोच के देखिए कि भाई यहाँ पे 25 जनवरी, टोटल जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 में 25 दिन तो खत्म हो गए, तो कितना बच गया? 6। अब 6 का ऑड डे 6 ही आएगा, क्योंकि क्या है? ये 7 से कम है। सिमिलरली ऑब्जर्व करो, फेब 2004 की बात हो रही है और 2004 एक लीप ईयर है, तो फरवरी 29 का होगा, तो यहाँ पे ऑड डे कितना आएगा? 1। मार्च का कितना आएगा? 3। और अप्रैल मैंने बताया था, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन डेट। तो जो आपका अप्रैल का डेट दिया गया है 30 अप्रैल, आपने 30 अप्रैल लिखा, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, फाइनली ऑड डे 2 आ जाएगा। अब क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। 2 + 3 5, 5 + 1 6 और 6 + 6 कितना हो गया? 12, राइट। जब आप 12 को डिवाइड करेंगे 7 से, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 5। +5 हुआ कि माइनस? ये डिपेंड करता है कि हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे। क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करो। 30 अप्रैल 2004 सैटरडे है, 25 जनवरी निकालना है, तो आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो? अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहे हैं, तो या तो आप -5 कर दो और इसी की जगह हम क्या कर सकते हैं? +2 भी कर सकते हैं। तो जब आप सैटरडे में +2 करेंगे, सो द आंसर विल बी सैटरडे +1 संडे एंड +2 विल बी मंडे। सो द करेक्ट आंसर इज मंडे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजीली। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट ट्रिक बता दीजिए ना, निकाल लेंगे। लेकिन इसी कंसेप्ट के ऊपर यूपीएससी सीसैट में एक क्वेश्चन आया है।
ताकि आप उस क्वेश्चन को बना पाएं और आने वाले सालों में वैसा कुछ और क्वेश्चन भी आए वो भी आप सॉल्व कर पाएं। इसीलिए मैं इस कंसेप्ट पे इतना फोकस कर रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर आप केयरफुली इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये यूपीएससी सीसैट 2020 का सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इफ इन अ पार्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज संडे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक पार्टिकुलर साल में 12 जनवरी अगर संडे है तो इसमें से कौन सा सही है? अब ऑब्जर्व करो, चार ऑप्शन है। 15th जुलाई इज संडे, 15th जुलाई इज संडे, 12th जुलाई इज संडे, 12th जुलाई इज नॉट अ संडे, इफ दिस इज अ लीप ईयर, दिस इज अ नॉट लीप ईयर। ये वाला कंसेप्ट है आपका। अब केयरफुली ऑब्जर्व कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्जर्व कीजिए, आपको दिया गया है 12th जनवरी संडे है कोई एक साल का। 12th जनवरी जो है वो आपका संडे है कोई एक साल का। कौन सा साल है फिलहाल आपको ये नहीं बताया गया है। कौन सा साल है फिलहाल आपको नहीं बताया गया। मान लेते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो साल है 12th जनवरी वाला ये आपका एक लीप ईयर है। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। क्योंकि ईयर तो दो ही तरह का होगा, एक नॉर्मल ईयर होगा, दूसरा क्या होगा, लीप ईयर। अगर मैंने लीप ईयर माना तो डिफरेंस क्या होगा कि भाई उसमें फेब में 29 डेज होंगे, नॉर्मल ईयर माना तो फेब में क्या होगा, 28 डेज होगा। बस यही खेल है। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया ना कि एक लीप ईयर है, उसका 12 जनवरी अगर संडे है, मैं चेक कर लेता हूं कि भाई उसका 12 जुलाई क्या आएगा। अगर उसका 12 जुलाई संडे आ गया मतलब कि भाई ये एक लीप ईयर था, तभी तो 12 जुलाई संडे आ रहा है। और अगर ये लीप ईयर नहीं था तो 12 जुलाई संडे हमारा नहीं आएगा। चेक करो, कंसेप्ट इज सेम। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जहां से कैलेंडर की शुरुआत हो, जहां खत्म हो, वहां से वहां तक चलो। तो सबसे पहले कैलेंडर के सीक्वेंस में जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनवरी। फिर क्या लिखेंगे, फेब। फिर क्या लिखेंगे, मार्च। फिर क्या लिखेंगे, अप्रैल। फिर क्या लिखेंगे, मई। फिर क्या लिखेंगे, जून। और कहानी कहां पे जाके रुकेगी, जुलाई में। कहानी जाके कहां पे रुकेगी, जुलाई में जाके रुक जाएगी। ठीक है। बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, 12 जुलाई की। शुरुआत कहां से हो रहा है, 12 जनवरी से। पहले महीने के बचे हुए दिन हम लोग लेते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखो, पहला महीना जो है हमारा जनवरी। अब जनवरी में ऑब्जर्व करो, टोटल 31 डेज होते हैं। 31 डेज में अगर 12 दिन चले गए तो माइनस कर दो। जैसे 31 में -12 करोगे, आपका क्या आ जाएगा, 31 - 12 दैट इज कमिंग आउट टू बी 19। कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे 19 में, तो 19 में आपका ऑड डे कितना आएगा, 7 2 14। तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया। कितना बच गया, 5 बच गया यहाँ पे आपका रिमाइंडर। राइट। अब फरवरी में लीप ईयर की आप बात कर रहे हो, और फरवरी में जब आप लीप ईयर की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो मेरे भाई, यहाँ पे 29 डेज होगा तो आप ऑड डे कितना लोगे, 1। मार्च में कितना लोगे, 3। अप्रैल में कितना लोगे, 2। मई में कितना लेंगे, 3। जून में कितना लोगे, 2। और लास्ट मंथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग गिवन डेट का ऑड डे निकालते हैं। तो कितने जुलाई की बात हो रही है, 12 जुलाई की। हमने 12 जुलाई लिया है, 12 जुलाई की बात हो रही है। तो 12 में ऑड डे हमारा कितना आ जाएगा, 7 1 7 5। अब हमें क्या करना है, सारे वैल्यूज को ऐड कर देना है। सारे वैल्यूज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 5 और +1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16 एंड 16 + 5 जब आप करेंगे तो कितना आ रहा है, 21। और 21 का मतलब कितना हो गया, 0 ऑड डे। और कहानी जब 0 ऑड डे की आ गई तो आपको भी पता है कि 12 जनवरी अगर संडे है तो 12 जुलाई भी क्या होगा, संडे होगा। और ये 12 जुलाई संडे कब आ रहा है, जब हमने इसको कौन सा साल माना, लीप ईयर माना। तो ऑब्जर्व करो कि 12 जुलाई अगर संडे आ रहा है, हमने इसको लीप ईयर माना, तो 15 जुलाई क्या होगा, 12 जुलाई अगर संडे है तो 13 जुलाई क्या होगा, मंडे। 14 जुलाई क्या होगा, ट्यूसडे। और 15 जुलाई क्या होगा, वेडनेसडे। मतलब 15 जुलाई वेडनेसडे होगा। 15 जुलाई कभी भी आपका संडे नहीं होगा। तो 15 जुलाई संडे आपका नहीं हो सकता है अगर क्या है, ये एक लीप ईयर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसे ही गलत हो गया। और 12th जुलाई इज नॉट संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। अगर हमने इसको लीप ईयर नहीं माना तो 12 जुलाई संडे नहीं होगा, ये भी हमारा गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को ऑब्जर्व करो, 12th जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। हमने इसको लीप ईयर माना, और लीप ईयर मानने के बाद 12th जुलाई कौन सा दिन आया, संडे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी।
अगर आप 15 जुलाई को कैलकुलेट करते इसको बिना लीप ईयर माने हुए भी, तब भी ये आपका जो है वो संडे नहीं आता। क्लियर है सभी को एवरीवन? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12th जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। क्लियर है सभी को? चलिए, अगर आपने ये कंसेप्ट समझा है अभी तक टाइप 1 और टाइप 2 रेफरेंस कैलेंडर का, तो हम लोग कुछ और टाइप 3 को समझते हैं। और टाइप 3 को समझना एकदम इजी से भी आसान है। और टाइप 3 आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी गिवन डेट है उसका ईयर निकालना। टाइप 3 में आपको जस्ट क्या करना होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज की तारीख है, टुडे इज 4 जनवरी 2026, 4 जनवरी 2026 है। और 4 जनवरी 2026 आज का दिन संडे है। और हमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। मतलब यहाँ पे आपको ये नजर आएगा कि डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो कंसेप्ट इज वेरी सिंपल कि सबसे पहले आप ईयर का ऑड डे निकाल लीजिए। ईयर का ऑड डे आप कहाँ निकालते थे? टाइप 1 में। मतलब यहाँ पे आपको टाइप 1 के हिसाब से ऑड डे मिल जाएगा, और यहाँ पे आप डेट और मंथ का ऑड डे निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको टाइप 2 के हिसाब से ऑड डे मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द ऑड डेज एज पर द टाइप 3। सर आपने ये बड़े आसानी से बोल दिया, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? नहीं, इतना आसान तो नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप 2026 1947 जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था? यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे? डिफरेंस प्लस लीप ईयर। डिफरेंस प्लस लीप ईयर 1947 2026 कितने का साल का डिफरेंस आ रहा है? उस साइड से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 53, और 53 प्लस इधर कितना हो गया? 26। तो आपका होगा 53 26, दैट इज 6 3 9 एंड 5 to 7। क्लियरली आपका यहाँ पे 79 ईयर्स का गैप आ रहा है, प्लस साथ में आपको लीप ईयर ऐड करना है। अब लीप ईयर आप कैलकुलेट कर लो। मान लेते हैं कि भाई थोड़ा आपको लगता है कैलकुलेट करने में, सी सेट में समय मिलता है, आप इजीली जो है वो 1 से 1.5 मिनट ले सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो 1947 के बाद पहला जो आपका लीप ईयर आएगा दैट विल बी 1948। पहला लीप ईयर होगा 1948। उसके बाद अगला लीप ईयर आपका क्या आएगा? 1952। फिर क्या आएगा? 56। फिर क्या आएगा आपका? 60। फिर क्या आएगा? 64 68 72 76। फिर आपका 80 84 88। उसके बाद 92। उसके बाद आपका आएगा 96। फिर आपका 2000 आएगा। फिर 4 से लेकर के 24 है ना, 2004। फिर आपका 8 12 16 20 24। मैंने ये कैलकुलेट करके बताया, लेकिन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। अभी डायरेक्टली कैसे निकालेंगे उस चीज को भी समझेंगे। फिलहाल टोटल कितना आ गया आपका? 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने लीप ईयर आ गए? 20 लीप ईयर आ गए। अब डायरेक्टली आप लीप ईयर कैसे निकालते? डायरेक्टली लीप ईयर आपको पता है कि अगर हम लोग बात करेंगे 1951 से लेकर के 2000 तक, 1951 से लेकर के 2000 तक, तो आपको टोटल जो है वो 13 लीप ईयर नजर आएंगे एज पर द कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है। और उसके अलावा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इससे पहले एक आ गया 14, और उधर के 2001 से लेकर के 2026 तक 6 लीप ईयर। तो 14 + 6 कितने हो जाते? 20 लीप ईयर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। अब आपका 79 + 20 जब आप कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बिकम 99। कितना आ रहा है आपका? ये 99 आ रहा है। अब 99 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना रिमाइंडर आएगा? जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? केयरफुली जब ऑब्जर्व करेंगे, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 1। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। अब 1 को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है आपका कि डेट आगे जा रहा है कि पीछे। अब देखिए, आपको 2026 पता है, 1947 निकालना है, मतलब डेट ये जो 2026 का संडे है 1947 पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब आप माइनस करेंगे। सो यहाँ पे हमें ऑड डे मिलता है -1। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? हमारा जो नेक्स्ट स्टेप वो होगा कि भाई हमें इन दोनों के बीच में मंथ का ऑड डे निकालना है। तो मंथ का कंसेप्ट वही है कि भाई जनवरी में शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है? अगस्त में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जैन, फिर लिखेंगे फेब, फिर क्या लिखेंगे? मार्च, फिर क्या लिखेंगे? अप्रैल, फिर क्या लिखेंगे? मई,
फिर क्या लिखेंगे जून, फिर क्या लिखेंगे जुलाई, फिर क्या लिखेंगे अगस्त। टोटल जनवरी से लेकर के अगस्त तक हमें चलना है। कंसेप्ट पता है, पहले महीने के बचे हुए दिन और लास्ट महीने की डेट जो होगी उसका ऑड डे। ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पे जनवरी, जनवरी में ऑब्जर्व करेंगे तो भाई 31 दिन होते हैं, 31 में 4 दिन चला गया, टोटल कितने दिन बच गए 31 माइनस 4 27। 27 का जब आप ऑड डे निकालोगे कितना आएगा 6 आएगा, राइट। अब ऑब्जर्व करो फरवरी, हम लोग फरवरी की अगर बात करेंगे तो फरवरी में हम कितना ऑड डे ले लेंगे 0, मार्च में कितना लेंगे 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त लास्ट मंथ के हम लोग क्या लेते हैं डेट। तो डेट हमें कितना दिया गया 15 अगस्त, 15 अगस्त लिखेंगे, इसका ऑड डे कितना आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे, जब सबको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 3 19 और 19 प्लस 1 20। से देख लो एक बार 20 आ रहा है कि नहीं। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 3 19 प्लस 1 20। अब इसको 7 से डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर कितना फाइनली बच गया 6 आ रहा है। अब ये प्लस होगा कि माइनस, ये डिपेंड करेगा कि भाई मंथ में आगे जा रहे हो कि पीछे। जैसे आपको 4 जनवरी पता है कि 4 जनवरी संडे है, 15 अगस्त निकालना है, तो वेरी ऑब्वियस आप आगे जा रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब वेरी ऑब्वियस ही बात है, आप इसको +6 करो या -1 करो, बात क्या है बराबर। तो मैंने यहां लिख दिया कि यहां से हमारा ऑड डे कितना आ गया -1। अब मैंने क्या बोला था दोनों को ऐड कर दो, -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2, टाइप 2 प्लस टाइप 1 इज इक्वल टू टाइप 3। अब -2 ऑड डे आ गया तो क्या करेंगे पीछे, मतलब कि 4 जनवरी 2026 अगर संडे है, -1 सैटरडे और फिर -2 करेंगे तो क्या आएगा फ्राइडे। मतलब कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था वो कौन सा दिन था फ्राइडे था। वेरी इजी, राइट। अभी हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे कि आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। आप जब आप ऑर्डर निकालिएगा तो वेरी इजीली लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आप आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर विद एवरीवन, यस नो? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ रेफरेंस कैलेंडर के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। हम लोग अगले टॉपिक रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को समझते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म है रिपीटेशन, इसका मतलब क्या होता है इस चीज को समझते हैं। रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी कैलेंडर का एज इट इज कॉपी, आप बोल सकते हैं कॉपी कैट कौन से साल में हो। फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं 2025 की, तो 2025 का कैलेंडर कौन से साल से एग्जैक्टली मैच करेगा कि भाई हर एक डेट दिन के साथ सेम एग्जैक्टली मैच हो जाए। अब जैसे ही आप रिपीटेशन सुन रहे हैं आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर ये कभी भी 2028 के साथ मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2028 के बारे में अगर हम लोग बात करें, 2028 क्या है, एक लीप ईयर है और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अगर मान लेते हैं कि भाई 1 जनवरी 2025 भी मंडे है और 1 जनवरी 2028 भी मंडे है, तो ये दोनों देखा जाए तो 28 फरवरी तक साथ चलेगा। लेकिन एक कैलेंडर फिर 29 फरवरी में चला जाएगा, 1 मार्च में चला जाएगा और फिर दोनों कैलेंडर अलग हो जाएंगे। इसका मतलब आपने अभी अभी क्या समझा कि भाई एक लीप ईयर और अगर हम लोग बात करें एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर और अगर हम लोग बात करें एक नॉर्मल ईयर, तो एक लीप ईयर एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी भी मैच नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने ये समझा कि एक लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से ही मैच होगा और एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर एक नॉर्मल ईयर से ही मैच होगा। इट इज वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई लीप ईयर या नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कितने दिनों में मैच होता है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एकदम आसान सा और सिंपल सा कहानी है कि भाई आप कैसे समझ सकते हैं इस चीज को। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक नॉर्मल ईयर के बारे में, अगर मैं नॉर्मल ईयर का कुछ एग्जांपल ले लूं जैसे 2025, 2026, 2027, मैंने 3 एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब 2026, 2025 और 2027 का कैलेंडर किससे मैच करेगा? कुछ बच्चे डायरेक्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं +6 +11 वाला, वो भी हम लोग समझेंगे और ये भी समझेंगे कब उसको यूज करना है कब उसको यूज नहीं करनी। सिंपल सा रिपीट, कोई भी कैलेंडर रिपीट कब करेगा जब दोनों दिए गए साल के ऑड डेज सेम हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं आपको 2026 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिया। मैंने बोला आपको 2032, ऑप्शन नंबर बी मैंने बोल दिया आपको 2030, ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको बोल दिया 2031 और ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको बोल दिया 2033 की। बताइए किससे मैच करेगा? ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप 4 ऑप्शन देखेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई 2025 एक नॉर्मल ईयर है, 2032 एक लीप ईयर है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी नहीं होगा। अब कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई 2 साल गिवन 2 इयर्स का के बीच में अगर ऑड डे 0 आता है तो उसका कैलेंडर मैच करेगा। तो ऑड डे निकालना तो आप सीख चुके हैं कि भाई 2025 है और इसका 2030 है। मैं मान लेता हूं, चेक करता हूं इसका 2030 से कि दोनों के बीच में क्या ऑड डे 0 आ रहा है। तो सबसे पहले देखो दोनों के बीच में गैप कितने साल का है, 5, तो कम से कम 5 ऑड डे आएगा। साथ में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, लीप ईयर। तो 2025 से 2030 2030 तक ऑब्जर्व कीजिएगा, एक ही लीप ईयर आता है 2028। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। 6 मतलब ऑड डे 0 नहीं आया। अब ऑड डे 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी मैच नहीं करेगा। अब अगर आप यहाँ पे 2031 लीजिएगा, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं 2025 और साथ में यहाँ पे लिखूं मैं 2031, तो आपको केयरफुली और क्लियरली यहाँ पे नजर आएगा कि कितने सालों का गैप है, 6 सालों का। लीप ईयर कितना है उनके बीच में, एक 2028, 7 और 7 का मतलब ऑड डे कितना हो गया, 0। और दो कैलेंडर तभी मैच करते हैं जब दोनों के बीच में ऑड डे क्या आ जाता है, 0। तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि यहाँ पे 2031 का कैलेंडर मैच करेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें 2033 में क्या मैच करेगा, नो। देखो 8 साल का गैप है, एक लीप ईयर, 8 + 1 9 मतलब मैच नहीं करेगा। इन द सिमिलर मैनर मैं पूछूं आपको कि भाई 2026 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करना है। और जिनके बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज सेम आ जाए उसी का कैलेंडर मैच करता है। लेकिन आप अगर सेम सेंचुरी की बात कीजिएगा तो आप एक कंसेप्ट लगा सकते हैं +6 का और +11 का। कैसे? कोई भी एक नॉर्मल ईयर, कोई भी एक नॉर्मल ईयर, और वो एक नॉर्मल ईयर दो तरीके से, अगर जस्ट आफ्टर लीप ईयर आ रहा है, जस्ट आफ्टर लीप ईयर, कोई भी एक नॉर्मल ईयर अगर लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, तो उसमें अगर आप डायरेक्टली +6 कीजिएगा तो आपको उसका रिपीटेशन मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लीप ईयर के जस्ट बाद, मतलब अभी अभी हमने देखा था कि भाई 2025 के जस्ट बिफोर कौन सा साल आता है, 2024। क्या ये एक लीप ईयर है? यस। एंड इफ इट इज कमिंग आफ्टर अ लीप ईयर, तो आपको बस डायरेक्टली इसमें क्या ऐड कर देना है, जस्ट आफ्टर अ लीप ईयर आ रहा है तो आपको बस उसमें +6 ऐड कर देना है, यू विल गेट द आंसर। जैसे 2025 में +6 ऐड कर दीजिए, आपको 2031 मिलेगा। इसका मतलब 2025 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, 2031 से मैच करेगा। बट द कंडीशन इज दैट कि उसके पहले जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर जो होना चाहिए वो एक लीप ईयर होना चाहिए, राइट। और बाकी सालों में क्या सर, बाकी सालों में ऐड कर दो, फॉर एनी अदर ईयर जस्ट 11 ऐड कर दो। फॉर एनी अदर ईयर आपको क्या ऐड कर देना है, 11 ऐड कर देना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि भाई नॉर्मल ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल ईयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ लीप ईयर। और आपको ये भी ध्यान देना है कि वहां पे सेम सेंचुरी की बात हो। अगर सेंचुरी चेंज हो रही है और सेंचुरी चेंज होने के समय बीच में कोई ऐसा साल आ गया जो एक सेंचुरी ईयर है लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो आप ये कंसेप्ट लगाओगे, ये नहीं लगेगा। अभी अब मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा कैसे नहीं लगेगा। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं कि 2026 इसके पहले आता है 2025, क्या ये एक लीप ईयर है? नो। तो आपको क्या करना है, इसमें 11 ऐड कर देना है। इसमें 11 ऐड करेंगे, यू विल गेट 2037। इसका मतलब क्या हुआ कि 2026 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, 2037 से मैच करेगा। अगेन अगर मैं बात करूं 2027 के बारे में, तो 2027 के पहले आता है 2026, क्या ये एक लीप ईयर है? नो, ये एक लीप ईयर नहीं है। तो +11 ऐड कीजिएगा तो इसका कैलेंडर मैच करेगा 2038 से। वेरी सिंपल। अब आपको कोई भी नॉर्मल ईयर दिखे तो आपको सिंपल चेक करना है उससे पहले क्या कोई एक लीप ईयर आ रहा है। अगर कोई लीप ईयर आ रहा है तो 6 ऐड कर दीजिए, लीप ईयर नहीं आ रहा है तो आप +11 ऐड कर दीजिए। ध्यान रहे बस सेंचुरी क्रॉस नहीं होना चाहिए, और सेंचुरी भी अगर क्रॉस हो रहा है
तो ये ध्यान रहे कि भाई वो जो सेंचुरी है वो एक लीप ईयर होना चाहिए। अगर वो एक लीप ईयर नहीं है तो फिर आपका ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस की इसी कंसेप्ट के ऊपर, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कुछ सवाल ताकि आप समझ पाए। जैसे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भाई आपको ये बताना है कि 1990 का कैलेंडर किससे मैच करेगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि भाई 1990 के पहले कौन सा साल आया होगा। 1990 के पहले आया होगा आपका 1989। अब 1989 क्या एक लीप ईयर है? नो। तो भाई 1990 का कैलेंडर किससे मैच करेगा? +11 ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर 2001। मतलब अभी तक आपने ये समझा कि एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में दो चीजें, इफ इट इज कमिंग जस्ट आफ्टर अ लीप ईयर, अगर जस्ट आफ्टर लीप ईयर आ रहा है +6 ऐड कर दो, कोई दूसरे साल की बात हो रही है तो क्या ऐड कर दो? +11। और मेरे भाई अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर जो है हर 28 साल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो लीप ईयर का जब भी क्वेश्चन पूछे आपको ये ध्यान देना है कि उसमें 28 ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। लीप ईयर कितने साल के बाद रिपीट करेगा? 28 साल के बाद रिपीट करेगा। वो एक नॉर्मल ईयर है, अगर वो जस्ट आफ्टर लीप ईयर आ रहा है +6 करना है, कोई दूसरा साल है +11 करना है। लेकिन ध्यान रहे अगर सेंचुरी क्रॉस हो रही है उस समय जो सेंचुरी आ रही है वो एक लीप ईयर होनी चाहिए। अगर वो लीप ईयर नहीं है फिर ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। आपको फिर बेसिक मेथड कि भाई दोनों के बीच में ऑड डे 0 होना चाहिए वही लगा के कैलकुलेट करना होगा। देखिए इसके ऊपर यूपीएससी सवाल भी पूछती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक यूपीएससी सी सैट 2024 में पूछा गया है और दूसरा यूपीएससी सी सैट 2019 में पूछा गया है। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम एज, आपको ये बताना है 2025 का कैलेंडर किससे मैच करेगा। 2025 के जस्ट पहले कौन सा साल आया? 2024। क्या एक लीप ईयर है? यस। अगर ये एक लीप ईयर है तो आपको जस्ट +6 ऐड कर देना है, यू विल गेट द आंसर एज 2031, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इसी से जुड़ा हुआ 2019 का सवाल है, जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट में टाइप करें। आई होप आप सबने सही आंसर लाया होगा। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। अगर हम लोग बात करें, पूछा गया है कि 2009 का कैलेंडर किससे मैच करेगा मेरे भाई। तो 2009 के जस्ट बिफोर कौन सा ईयर आता है? 2008। क्या ये एक लीप ईयर है? यस इट इज अ लीप ईयर। इसका मतलब आपको इसमें +6 ऐड कर देना है, यू विल गेट द आंसर एज 2015। 2015 इसका आंसर होगा। वेरी इजी। लेकिन ध्यान रहे अगर कहीं पे बीच में सेंचुरी ईयर आ रहा है वो लीप ईयर नहीं है तो आपको ये कंसेप्ट नहीं लगाना है। फॉर एन एग्जाम्पल वैसे भी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप इजीली और अच्छे से इस चीज को समझ जाए। जैसे अभी सेम क्वेश्चन 2005 का कैलेंडर किससे मैच करेगा? क्या ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है? यस। तो +6 कर दो, 2011 हो जाएगा, 2011। लेकिन कुछ दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि भाई 1997 का कैलेंडर किससे मैच करेगा। 1997 का कैलेंडर किससे मैच करेगा? और मान के चलो आपको एक पूछा जाए कि भाई 1897 का कैलेंडर किससे मैच करेगा। यहाँ पे 1997 के कैलेंडर में यही चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2008, ऑप्शन नंबर बी 2003, ऑप्शन नंबर सी 2004 और मान के चलो आपको एक दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2005। ठीक है। अब मान के चलिए कि आपको पूछा गया है कि 1897 का कैलेंडर किससे मैच करेगा और आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है 1903। पहला ही ऑप्शन आपको 1903 दिया गया, बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। तो आपने भी जो कंसेप्ट पढ़ा है अगर सिर्फ आपको वही याद रहा कि भाई 1896 के जस्ट पहले साल आता है हम 1897 के जस्ट बिफोर आता है 1896 और 1896 एक लीप ईयर है, इसके जस्ट आफ्टर आ रहा है, आपने +6 ऐड कर दिया, 1903 आपने मार्क कर दिया और वहीं पे आपने कर दी गलती। क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं अगर सेंचुरी क्रॉस हो रहा है तो देखना है कि जो सेंचुरी क्रॉस हो रही है ये 1900 क्या एक लीप ईयर है? नो। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा जैसे हम लोग ऑड डे कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस नो। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा
तो यार 1997 के पहले आएगा 1996 जो एक लीप ईयर है। इसमें भी अगर आपने +6 कर दिया तो आपका आंसर आ रहा है 2003, जो कि एक सही आंसर है। क्यों ये सही हो गया? द वेरी ऑब्वियस रीजन, क्योंकि इसके बीच में जो लीप ईयर आया 2000, वो क्या है? एक लीप ईयर है। इसके बीच में जो 1900 आया वो एक लीप ईयर नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। आई होप आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेसिक चीज कि भाई 2 सालों के बीच में अगर ऑड डे 0 हो तो दोनों का कैलेंडर मैच करेगा। अगर लीप ईयर है तो 28 साल के बाद रिपीट करेगा, और एक नॉर्मल ईयर है जस्ट आफ्टर लीप ईयर आ रहा है तो +6 कर दो, और एक कोई दूसरा साल है +11 कर दो। लेकिन ध्यान रहे, जब भी सेंचुरी क्रॉस हो रहा है और जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है तो सेम कंसेप्ट लगेगा, लेकिन सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है तो आपको नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने होंगे। इज इट क्लियर विद एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर समझ लिया है तो कुछ और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यही वाला सवाल 1897 वाला, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आखिर 1897 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, वो भी तो एक बार बता दो। तो आपने कंसेप्ट के हिसाब से अगर सॉल्व किया होता तो 1903 गलत आंसर होता। चेक करो यार कि दोनों के बीच में क्या ऑड डे 0 आ रहा है। पहले 1903 को ही चेक कर लो। दोनों सालों के बीच में कितने साल का गैप है? 6 साल का। लेकिन दोनों सालों के बीच में एक भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। तो 6 अगर ऑड डे आ रहा है, इट मींस कि भाई नंबर ऑफ ऑड डे जो हमारा आना चाहिए, कितना? नंबर ऑफ ऑड डे शुड बी 0, वो नहीं आ रहा। इसका मतलब 1903 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे अगला हमारे पास है 1908, 1904, 1909। 1908 के बारे में अगर हम लोग बात करें, और ये है हमारा 1897। दोनों के बीच में ऑब्जर्व कीजिएगा 8 + 3 कितने साल का गैप है? 8 + 3 11 ईयर्स का। लीप ईयर आप कौन कौन सा यहाँ पे ऐड करेंगे? 1897 के बाद आपको लीप ईयर नजर आएगा। एक आपको 1900, क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं। एक आपको 1904 नजर आएगा, एक आपको 1908 नजर आएगा। तो 11 + 2 13, क्या यहाँ पे ऑड डे 0 आ रहा है? नहीं। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया? गलत। अब मान लेते हैं कि मैं चेक कर लाता हूं 1904 को, कि भाई 1897 का कैलेंडर क्या 1904 से मैच करेगा? 1904, 1904 को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नजर आएगा 4 + 3 7 ईयर का गैप है। 1904 खुद एक लीप ईयर है, तो 7 + 8 फिर से ऑड डे आपका 0 नहीं आया। इसका मतलब 1904 भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई 1897 का क्या रिपीटेशन 1909 से होगा। तो दोनों के बीच में आपको नजर आ रहा होगा 9 + 3 12 ईयर का गैप है। 12 ईयर का गैप होने के बाद दोनों के बीच में लीप ईयर 1897 के बाद 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। अगला लीप ईयर होगा 1904, उसका अगला होगा 1908। इसका मतलब 12 + 2 = 14, और 14 का मतलब 0 ऑड डे। इसका मतलब 1897 का कैलेंडर किससे मैच करेगा? 1909 से मैच करेगा। ध्यान रखना है कि कहां पे शॉर्ट ट्रिक लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस, नो? तो आपने बहुत ही अच्छे से रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को समझा है कि भाई किस तरीके से कैलेंडर रिपीट करता है। अब मैं पूछूं भाई 2016 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, तो आपको क्या ऐड कर देना है? 28 का ऐड कर देना है। 28 ऐड करेंगे, यू विल गेट द आंसर है 2044, 2044 से मैच करेगा। इट्स वेरी इजी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, कि भाई किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी समझते हैं। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? कि सेंचुरी की शुरुआत कौन से दिन में हुई होगी और सेंचुरी कौन से दिन में खत्म होगा। जैसे फर्स्ट सेंचुरी कब खत्म होगा, फर्स्ट सेंचुरी की शुरुआत कब हुई होगी, सेकंड सेंचुरी कब स्टार्ट होगा, सेकंड सेंचुरी कब एंड होगा, इस तरह की चीजें। और देखा जाए तो यार ये भी खेल जो है वो ऑड डेज का है, और ऑड डेज काफी हम लोग कंप्लीट लेक्चर में ऑड डे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 100 ईयर्स की, 100 सालों में 100 ईयर्स में लीप ईयर कितना आएगा, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 100 ईयर्स में टोटल ऑड डे कितना आएगा। और इन द सिमिलर मैनर अगर मैं बात करूं कि 200 ईयर्स में लीप ईयर कितना आएगा, 300 ईयर्स में लीप ईयर कितना आएगा, 400 ईयर्स में लीप ईयर कितना आएगा, 500 ईयर्स में लीप ईयर कितना आएगा, और कितने ऑड डे आएंगे।
अब अभी अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास देखा है तो आपने समझा होगा कि सर 100 इयर्स में हमने कैलकुलेट किया था 24 लीप ईयर आ रहे थे, 200 इयर्स में 48 आ रहे थे, 300 इयर्स में 72 आ रहे थे, 400 इयर्स में 97 आ रहे थे और सिमिलरली 500 इयर्स में 121 लीप ईयर आएगा। अब अच्छे से इस चीज को आप समझिएगा कि यार 100 इयर्स में 24 लीप ईयर, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? कि एक साल में कम से कम एक ऑड डे होगा और 100 साल में कम से कम 100 ऑड डे होंगे। लेकिन इस 100 साल में 24 ऐसे भी साल होंगे जिसमें 2 ऑड डे होंगे। तो अगर टोटल में 100 इयर्स में टोटल कितने ऑड डे होंगे उसकी बात करूं तो इट विल बिकम 100 प्लस 24 इज इक्वल टू 124। और फाइनली अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे फाइनली ऑड डे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब पहले 100 साल में कितने ऑड डे आ रहे हैं, 5 ऑड डे आ रहे हैं। इन द सिमिलर मैनर मैं 200 साल में अगर बात करूं तो टोटल 200 प्लस 48 248 ऑड डे होंगे। इसको फिर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द फाइनली ऑड डे एज 3। इन द सिमिलर मैनर 300 इयर्स में इट विल बिकम 372। इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द ऑड डे एज 1। इन द सिमिलर मैनर 400 प्लस 97 इट विल बिकम 497। इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द रिमाइंडर एज 0। और अगर मैं 500 प्लस 121 करूं तो मुझे 521 मिलेगा। 7 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट अगेन द रिमाइंडर एज 5। अगर आप सिमिलरली 600 इयर्स के लिए कैलकुलेट करोगे, 700 इयर्स के लिए कैलकुलेट करोगे, 800 इयर्स के लिए कैलकुलेट करोगे, 900 इयर्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपको ये जो ऑड डे मिलेंगे ये सेम साइकिल में मिलेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगेन अगर आप 600 इयर्स के लिए ऑड डे कैलकुलेट करोगे, फिर से 3 मिलेगा, ये फिर से 2 मिलेगा, फिर से 800 इयर्स के लिए आपको 0 मिलेगा और फिर से 900 इयर्स के लिए आपको ऑड डे जो है वो 5 ही मिलेगा। जिस तरीके से भी हमने देखा कि भाई कैलेंडर कितने सालों में रिपीट करता है और मैं आपको पूछूं कि भाई कैलेंडर कितने टोटल ईयर्स के लिए बना था, तो कैलेंडर टोटल जो है वो 400 सालों के लिए ही बनाया गया था क्योंकि 400 साल के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर देता है। आपने अभी पढ़ा कि भाई कोई भी कंसेक्यूटिव 2 इयर्स के बीच में अगर ऑड डे सेम आ जाए या 0 आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि दोनों का कैलेंडर मैच कर रहा है। अब सोचो कि भाई फर्स्ट 100 इयर्स में ऑड डे है 5, उसके अलावा 500 इयर्स में भी ऑड डे है 5, उसके अलावा 900 इयर्स में भी ऑड डे है 5। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई 100 साल का कैलेंडर, 500 ईयर का कैलेंडर और 900 ईयर का कैलेंडर भी क्या करेगा, मैच करेगा। आई मीन टू से मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर हम लोग बात करें कैलेंडर 400 साल के लिए डिजाइन हुआ था, पहला 100 साल, 200, 300 और 400। इसके बाद कैलेंडर ने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले 100 साल का जो कैलेंडर होगा वो सेम एज इट इज होगा, 500 इयर्स के जैसा, 200 का 600 इयर्स के जैसा, 300 का 700 इयर्स के जैसा और 700 का 800 इयर्स के जैसा। सिमिलरली इट विल रिपीट, ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। हर 400 साल में कैलेंडर अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? ओके, बेसिकली अभी मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा हूं, इसको अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल हमें पढ़ना है फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। अब मान लो यार कि कैलेंडर का पहला दिन मंडे रहा होगा, मान लिया हमने कि कैलेंडर का पहला दिन वनडे रहा होगा, तो एक ऑड डे का मतलब मंडे, और अगर 2 ऑड डे आ रहा है तो इसका मतलब ट्यूसडे, 3 ऑड डे आ रहा है इसका मतलब वेडनेसडे, 4 ऑड डे आ रहा है इसका मतलब थर्सडे, 5 ऑड डे आ रहा है इसका मतलब फ्राइडे, 6 ऑड डे आ रहा है इसका मतलब सैटरडे और 7 ऑड डे या तो फिर 0 ऑड डे आ रहा है इसका मतलब हो गया संडे। राइट, अब ऑब्जर्व करो कि ये 5 ऑड डे आने का मतलब क्या हुआ। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे आता था, वो 2 ऑड डे आने का मतलब क्या होता था, एक लीप ईयर में वो 2 ऑड डे आने का ये मतलब होता था कि भाई आखिरी में 2 दिन बच गए। इन द सिमिलर मैनर अब सोच के देखो कि भाई आखिरी में ये 5 दिन बचे होंगे 100 साल में,
अगर एक दिन बचता तो मंडे होता, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे और पांचवा फ्राइडे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पांचवा ऑड डे रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, फ्राइडे। मतलब हमारा पहला 100 साल का जो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी रहा होगा, लास्ट डे वो कौन सा रहा होगा, फ्राइडे। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं बात करूं कि भाई 200 ईयर्स में कितने ऑड डे बच गए, 3। अब 3 ऑड डे बच गया तो सेकेंड सेंचुरी 200 ईयर्स कब खत्म हुआ होगा, 3 ऑड डे का मतलब क्या, वेडनेसडे। मतलब सेकेंड सेंचुरी हमारा कब खत्म हुआ है, वेडनेसडे को खत्म हुआ है। इन द सिमिलर मैनर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ऑड डे 1 आया मतलब थर्ड सेंचुरी मंडे को खत्म हुआ होगा। यहाँ पे ऑड डे 0 आया मतलब हमारा फोर्थ सेंचुरी जो है वो संडे को खत्म हुआ होगा। फिफ्थ सेंचुरी में फिर से ऑड डे 5 आया तो फिर से ये फ्राइडे को खत्म हुआ होगा। अब हमें पता है, वी नो इट वेरी वेल, कि भाई जो हमारा फिफ्थ सेंचुरी है, ये फिफ्थ सेंचुरी का सेम कैलेंडर एज इट इज है, किसके जैसा, फर्स्ट सेंचुरी के जैसा। अब ऑब्जर्व करो कि भाई हमारा जो फोर्थ सेंचुरी है वो संडे को खत्म हुआ। अगर फोर्थ सेंचुरी संडे को खत्म हुआ तो फिफ्थ सेंचुरी कब स्टार्ट हुआ होगा, मंडे को। ऐसा थोड़ी कि सेंचुरी खत्म हुआ 4 दिन की छुट्टी मना लो उसके बाद हम लोग वेडनेसडे को चालू होंगे। इज इट गोइंग टू हैपन, नो। इसका मतलब फोर्थ सेंचुरी अगर संडे को खत्म हुआ है तो तुरंत अगले ही दिन जो है मंडे को फिफ्थ सेंचुरी की शुरुआत हो गई होगी। खुद सोच के देखिए, अगर फिफ्थ सेंचुरी की शुरुआत मंडे को हुई और अभी अभी हमने देखा कि भाई जो हमारा फर्स्ट सेंचुरी है और जो हमारा फिफ्थ सेंचुरी है, ये दोनों का कैलेंडर क्या करेगा, मैच करेगा। इसका मतलब फिफ्थ सेंचुरी का पहला दिन अगर मंडे है तो 100% फर्स्ट सेंचुरी का भी पहला दिन क्या रहा होगा, मंडे ही रहा होगा। अभी अभी अब मैंने क्या बोला, अज्यूम कर लो कि कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, मंडे को, और अभी हमने प्रूव भी कर दिया कि कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, मंडे को। अब आप इमेजिन करो कि भाई सेकेंड सेंचुरी, ये जो हमारा सॉरी फर्स्ट सेंचुरी अगर फ्राइडे को खत्म हो रहा है तो तुरंत से सेकेंड सेंचुरी कब स्टार्ट हो गया होगा, सैटरडे को। अब सेकेंड सेंचुरी हमारा खत्म हो रहा है वेडनेसडे को, तो थर्ड सेंचुरी फिर से तुरंत कब स्टार्ट हो गया होगा, थर्सडे को। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं बात करूं कि भाई ये हमारा थर्ड सेंचुरी मंडे को खत्म हुआ तो फोर्थ सेंचुरी तुरंत कब से स्टार्ट हो गया होगा, ट्यूसडे को। सर बातों बातों में हमने ये देखा कि कोई भी सेंचुरी की शुरुआत या तो मंडे को होगी या सैटरडे को या तो थर्सडे को या तो ट्यूसडे को, और उसके अलावा कोई भी सेंचुरी कब एंड होगा, या तो फ्राइडे को या तो वेडनेसडे को या तो मंडे को या तो संडे को। सर यहाँ पे एक चीज और समझ में आया कि अगर हम लोग बात करें मंडे के बारे में तो मंडे आपका सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है और सेंचुरी का लास्ट डे भी हो सकता है। अब मैंने आपको पूछा अगर कि बताओ यार नाइन्थ सेंचुरी कब खत्म हुआ होगा, तो आपको पता है कि भाई नाइन्थ सेंचुरी का जो कैलेंडर है, अब ये आप 500 600 700 800 900 नाइन्थ सेंचुरी का जो कैलेंडर है वो फिफ्थ सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी से मैच करेगा। अब नाइन्थ सेंचुरी कब खत्म हुआ होगा, जिस दिन फर्स्ट सेंचुरी खत्म हुआ होगा। तो फर्स्ट सेंचुरी कब खत्म हुआ, फ्राइडे को, तो नाइन्थ सेंचुरी भी कब खत्म हुआ होगा, फ्राइडे को ही खत्म हुआ होगा। इज इट क्लियर विद एवरीवन, यस नो। तो आपने ये देखा कि फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी कौन कौन सा हो सकता है और लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कौन कौन सा हो सकता है। इसी कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग ये समझेंगे कि डायरेक्टली डायरेक्टली कोई भी गिवन डेट का कैसे हम लोग डे निकालेंगे, और वेरी इजीली आपका डेट ऑफ बर्थ भी आप समझ जाइएगा कि आप कौन से दिन पैदा हुए थे।